सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है, कोई हीरा है कोई पत्थर है, कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। और आप सबका स्वागत है आज के हमारे हिंदी प्रोग्राम में। आज का टॉपिक है अपनी पर्सनालिटी को हीरे जैसा कैसे बनाएं। तो ये बहुत एक सुंदर टॉपिक है, क्योंकि हम जानेंगे कि हीरे जैसी पर्सनालिटी माना क्या, और उससे फायदे क्या होते हैं। आपने जो मैसेज देखा होगा या फ्लायर देखा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा कि जब ऐसी पर्सनालिटी होती है तो कोई भी क्या करे, सर्कमस्टेंसेस भी क्या हो, लेकिन आप अपनी शांति में, आप अपनी खुशी में रहते हो। तो वो सर्कमस्टेंस या वो सिचुएशन या जो भी आपके सामने है, वो नहीं कहता है कि आप खुश हो या नहीं, लेकिन अंदर से ही अपनी पर्सनालिटी बनी हुई रहती है। तो आज हमारे पास हमारा स्पीकर है योगेश भाई। तो योगेश भाई ने ब्रह्मा कुमारी से 40 साल से यहाँ सेंटर पर या ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 20 साल से ऊपर टर्की में बेस्ड है। तो उसका बेस है अभी इस्तांबुल, और वो एक इंटरनेशनल स्पीकर है। तो आप उसको कई देशों में बुलाते हैं, आकर अपना एक्सपीरियंस बताए, तो सब उससे सीखे। तो हम भी आज बहुत फॉर्चुनेट हैं कि वो हमारे साथ है, और पहले भी आए हैं, और सबने बहुत अप्रिशिएट किया है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस जो बताते हैं, वो डेफिनेटली समझ में इजीली आता है, और हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में धारण भी कर सकते हैं। तो योगेश भाई, आपका भी खास खास वेलकम। और यस, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, तो जिसको भी इंग्लिश में चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो ट्रांसलेशन, और आपको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलेगा। आज का जैसे कि सेमिनार या टॉक कहेंगे, एक ऐसे ही टॉक नहीं है, लेकिन प्रश्न उत्तर के रूप में रहेगा। तो मैं ऑडियंस को भी बताऊंगी कि आपको कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर चैट में डालें, और YouTube में जो सुन रहे हैं वो भी चैट में डालेंगे, तो मैं जरूर योगेश भाई को ये प्रश्न पेश करूंगी। तो चलो हम चलते हैं योगेश भाई। बिफोर आई स्टार्ट टू आस्क यू द क्वेश्चंस, आपको कुछ कहना है इस टॉपिक के बारे में? वैसे ये तो कहना है कि पहले तो थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और मेरा भी ये भाग्य है कि बचपन से मैं हमारी सीनियर्स जो हैं, सीनियर्स दादीज और सीनियर्स ब्रदर्स हमारे संस्था में, मुझे चांस मिला उनको देखना और उनकी पर्सनालिटी को स्टडी करना। तो कई कई तो जानते होंगे कि जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि थी, या दादी गुलजार, दादी जानकी जो लंदन में, तो उनकी मतलब वो एग्जाम्पल्स हमारे आगे बहुत साल से थे। रियली उनकी पर्सनालिटी वाज लाइक ए डायमंड। तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि पर्सनालिटी कैसे बनी, कि किस बात पे उन्होंने ध्यान दिया।
जिसका रिजल्ट है ऐसी पर्सनालिटी। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा रिफ्लेक्शंस दूंगा। और ये भी कहना है कि मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो आई माइट नीड सम हेल्प विद सम वर्ड्स। हमको बहुत इजीली समझ में आ रहा है और मैं समझती हूँ हमारे ऑडियंस को भी आजकल तो सबको थोड़ी सी इंग्लिश आती है, तो जरूर आपको इंग्लिश थोड़ा मिक्स करना है तो आप कर सकते हो। और आपने जैसे बताया कि दादियों की पर्सनालिटी आपने देखा, आपने अनुभव किया कि कैसे वो थे, तो जरूर आप भी वो हमें उसके ऊपर बताना। तो and we look forward to hearing that. तो पहले तो यही इससे ही शुरू करते हैं कि एक डायमंड जैसी पर्सनालिटी हो, इसका मतलब क्या है? वैसे तो डायमंड तो एक चीज है जो सबको बहुत सुंदर लगती है ना। और डायमंड जो बनता है नेचुरली नीचे ज़मीन में अराउंड 150 200 या 250 किलोमीटर्स नीचे वो बनता है। और फिर नेचुरली वोल्केनिक इरप्शंस जब होते हैं तो फिर वो डायमंड ऊपर आता है। तो जो भी डायमंड को हाथ में रखे, फॉर एग्जांपल ये तो रियल डायमंड तो नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये रियल डायमंड है तो जिसका भी हाथ इसको पकड़े, बच्चा होए या अ, कोई ओल्ड पर्सन है, किसी धर्म का भी है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, किस देश का भी है, हर एक कहेगा कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, जैसे गिफ्ट ऑफ नेचर, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है। और उसको देखते रहेगा कि इतनी सुंदर चीज़ है। तो डायमंड पर्सनालिटी ऐसी है कि ऑन द वन हैंड एक्सटर्नली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, इसके अलग अलग फैसेट्स भी हैं, हर एक एंगल से कुछ ना कुछ अलग दिखाई देता है। लेकिन ये भी हमको पता है कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल इस दुनिया में है डायमंड। तो डायमंड पर्सनालिटी माना कि हम कह सकते हैं कि आउटसाइड या एक्सटर्नल ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव, काइंड, केयरिंग, मतलब नेचुरली पॉजिटिव, अच्छी पर्सनालिटी। लेकिन अंदर हमको इतना स्ट्रॉन्ग हमारी पर्सनालिटी को रखना है, तो इंग्लिश में कहेंगे कि जैसे आउटर ब्यूटी एंड इनर स्ट्रेंथ दोनों होनी चाहिए। ऐसे नहीं होए कि एक तरफ मेरी पर्सनालिटी बहुत काइंड है, पॉजिटिव है, लेकिन अंदर मुझे कुछ दुख है या दूसरे मुझे दुख दे सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस, और हम कह सकते हैं कि अगेन एक इंग्लिश फ्रेज है कि एन आयरन हैंड वेयरिंग वेलवेट ग्लव। हिंदी में कह सकते हैं ट्रांसलेशन इसका? एक लोहे का हाथ और जैसे उसके ऊपर ग्लव जो पहना है वो मखमल का ग्लव है। मखमल का, या। तो ये है डायमंड पर्सनालिटी, अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग और बाहर वेरी प्लेजेंट, वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्यूटीफुल। यस यस, आपने बहुत अच्छी एनालॉजी दिया। और जैसे कि लोहे का हाथ और ऊपर लेकिन अंदर स्ट्रॉन्ग, अंदर मजबूत और बाहर जैसे सॉफ्ट और वेलवेटी। और and just सबको ये भी बताओ, English में I will say, sorry the translation is not there, so the talk is in Hindi, so just to let everyone know this talk is in Hindi. Okay, तो आपने बताया डायमंड पर्सनालिटी माना अंदर स्ट्रॉन्ग और बाहर kind, compassionate.
तो फिर और आपने डायमंड की वैल्यू भी बताई कि जैसे सब देखते रहते हैं, सबको बहुत ब्यूटीफुल लगता है और फिर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है इस दुनिया में। और डायमंड आपने जो दिखाया आपके आपके पीछे भी एक कुछ बड़ा राउंड है, तो मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सोच समझकर आपके पीछे भी ये सब चीजें रखी है, तो हमारी आंख भी उससे ड्रॉ हो रही है। वेरी नाइस। तो एक डायमंड जो होता है उसकी वैसे तो एक रॉक के समान होता है, जब धरती से निकलता है तो एक रॉक से के समान होता है, लेकिन जो कारीगर होता है वो उसको इतना ऐसी तरह से काटता है और ऐसी तरह से बनाता है जो फिर लाइट और उसकी वैल्यू और ही बढ़ जाती है। तो डायमंड की वैल्यू 4 तरह से मेजर करते हैं, तो चलो हम डायमंड की वैल्यू का भी सोचते हैं और लिंक करते हैं अपनी पर्सनालिटी के साथ। तो 4 बातों से डायमंड की वैल्यू होती है। एक, उसे कैसे काटा गया है, द कट। और फिर दूसरा, उसका कैरेट माना कितना बड़ा है। थर्ड इज उसका कलर कौन सा है, कोई व्हाइट होते हैं, कोई येलो होते हैं, किसमें कुछ थोड़ा निशानी होती है, तो वो क्लैरिटी के भी ऊपर, उसमें कोई फ्लोर तो नहीं है, कुछ अंदर डार्क तो नहीं है। सो कट, कैरेट, कलर और क्लैरिटी। तो आप ये हमारी पर्सनालिटी से कैसे जोड़ सकते हो, डायमंड पर्सनालिटी से? हम्म, एक बात और मुझे कहनी थी कि डायमंड पर्सनालिटी ऐसी है कि जहाँ भी आप जाओ, यू हैव समथिंग टू शेयर विद एवरीवन। जहाँ भी, जिस देश में आप जाओ, यू आर विद फ्रेंड्स, विद स्ट्रेंजर्स। डायमंड पर्सनालिटी आप में जो है, जो अच्छी चीज़ें हैं, यू कैन नेचुरली शेयर विद अदर्स। तो इसलिए कहते हैं डायमंड, बिकॉज वेरी आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस हो जाती है, आपकी वैल्यू बहुत प्रेशियस हो जाती है। और फ्रेंड, जब आपने कहा ये जो 4 चीज़ें, तो मेरे ख्याल में डायमंड पर्सनालिटी मीन्स बैलेंस्ड पर्सनालिटी। डायमंड की, वाई डायमंड इतना पक्का है, क्योंकि उसका जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसको बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है। और अगर अंदर हमारे पर्सनालिटी में बैलेंस है, तो 4 प्रकार के बैलेंस अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें, तो फिर हमारी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये 4 बैलेंसेस क्या है? तो एक तो है ये, इंग्लिश में हम कहते हैं ना, बैलेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी, स्वामान और निर्माणता। निर्माणता। ये दोनों चीज़ें आपस में लगते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी। कहते हैं कि these two qualities are like two sides of the same coin। एक तरफ स्वामानता, दूसरी तरफ निर्माणता। मेरा ये अनुभव है कि इसके ऊपर ध्यान देना और इस बैलेंस को पक्का करना, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम ए नाइस पर्सन, तो दूसरे लोग उसका एडवांटेज लेते हैं। ये तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, रिलीजियस पर्सन है, तो इसको वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिम, इसका एक्सप्लॉइट करें, मैनिपुलेट करें। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत इज़ नॉट वीकनेस। तो क्या होता है कि जब बैलेंस नहीं होता, तो फिर कभी कभी लोग एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ओनली नाइस, अगर आपकी नाइस पर्सनालिटी है, तो क्या होता है, यू कैन बिकम नाइस एंड वीक। नाइसनेस एंड वीकनेस, ये डायमंड पर्सनालिटी नहीं है। और कई लोग कहते हैं इफ़ यू आर टू नाइस दुनिया में या बिजनेस वर्ल्ड में, तो फिर आप लोग, पीपल विल यूज़ यू, अब्यूज़ यू। तो वो दूसरे एक्सट्रीम पे जाते हैं एंड दे बिकम क्रूअल, हार्ड, लिटिल बिट नास्टी।
लेकिन बैलेंस ये है, कैन आई बी नाइस एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों। अच्छी पर्सनालिटी होए, पॉजिटिव, लविंग, काइंड, लेकिन ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। और इसका आधार ये है स्वमानता और निर्मानता। अगर हम टू मच स्वमानता में जाते हैं, फिर ये बन जाता है ईगो या अहंकार, वी बिकम एरोगेंट। अगर टू मच हम निर्मानता में जाते हैं ओनली, फिर हम बन जाते हैं जैसे सबसर्विएंट या डोरमैट। लोग हमारे ऊपर दे विल टेक एडवांटेज। तो पहला जो इसका बैलेंस है, निर्मानता और स्वमानता, ये पहला है। फिर दूसरा मैं कहूँगा बैलेंस है रिलेशनशिप्स में। जो स्पिरिचुअल लाइफ में दिस इज़ द मेन इक्वेशन, हमारी रिलेशनशिप्स में हार्मनी और पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी लाने के लिए। इसको कहेंगे, एक तरफ हमको रहना है न्यारा, दूसरे तरफ हमको रहना है प्यारा, डिटैच्ड एंड लविंग, जो आपने बहुत बहुत बार सुना भी होगा ये बैलेंस। लेकिन दिस इज सो इम्पोर्टेंट हमारे रिलेशनशिप्स में। और मेरा अनुभव है कि सबके साथ यह बैलेंस हमको परफेक्ट करना है। जो भी आपके घर में भी रहते हैं, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, मदर, फादर, वर्क कॉलीग्स, सबके साथ अगर ये बैलेंस हम ठीक से रखें, न्यारा और प्यारा, तो फिर वी रिमेन वेरी स्टेबल, वो रिलेशनशिप स्टेबल हो जाते हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि अगर कोई मुझे दुख दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो दुख देना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम दुख ले लेते हैं। हम कहते हैं उसने मुझे दुख क्यों दिया, लेकिन यह भूल जाते हैं मैंने दुख लिया क्यों। अगर ये बैलेंस ठीक है, न्यारा और प्यारा, तो नेचुरली हम दूसरों से दुख लेते ही नहीं, हमारे अंदर नहीं जाएगा। इसका रिजल्ट ये है कि फिर हम दूसरों को अपनी बेस्ट विशेस, पॉजिटिव थॉट्स, काइंड फीलिंग्स हो सकती है। तो ये सेकंड बैलेंस है ऑफ न्यारा और प्यारा। तीसरा मैं कहूँगा, तीसरा बैलेंस है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता और पेशेंस। दृढ़ता और पेशेंस माना धीरजता, सहन शक्ति, पेशेंस, धीरज ना, आई थिंक धीरज। धीरज, हाँ। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर हम सिर्फ दृढ़ता में जाते हैं और हमारे में धीरज नहीं है, तो दूसरे लोगों को लगेंगे कि ये जैसे ऑब्सेसिव पर्सन है, ओवर बेयरिंग, टू मच है, इतनी इसमें डिटर्मिनेशन है, थोड़ी भी पेशेंस भी नहीं है, तो दूसरों को लगेगा दिस पर्सन इज इम्पॉसिबल, इसकी एनर्जी इज टू मच फॉर मी। और अगर सिर्फ हमारे में पेशेंस है और दृढ़ता नहीं है, तो देन वी बिकम जैसे इनएक्टिव, इंग्लिश में कहते हैं उसको एपैथी। मानो कि जैसे आपके पास बीज है, उस बीज को आप धरती में डालते हो, और फिर उसको क्या करना है, फिर उसको पानी देना है। इसको कहते हैं दृढ़ता, टेक एक्शन। उसको पानी दो, उसको सॉइल को ठीक से उसमें हवा दो, कंडीशंस। लेकिन फिर आपको धीरज रखनी है, पेशेंट फॉर द रिजल्ट। अपने आप वो बड़ा होगा। ऐसे नहीं करेंगे ना कि हम उसको खींचेंगे नहीं, चलो व्हाई डोंट यू ग्रो, व्हाई डोंट यू ग्रो। सिर्फ दृढ़ता, जो करना चाहिए वो करना है, और देन यू बिकम पेशेंट। तो अगर हम आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर हमारी रिलेशनशिप्स में दूसरों लोग को अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, और जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, वट एवर वी डूइंग, वो गड़बड़ में आ जाता है कि बैलेंस नहीं है। तो यह तीसरा बैलेंस।
और फिर चौथा मैं कहूँगा बैलेंस ऑफ हिम्मत, एक तरफ हिम्मत और दूसरी तरफ हमको चाहिए है सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस पावर। ये दोनों भी इट्स पार्टनर्स होते हैं इन बैलेंस। अगर मेरे में सिर्फ हिम्मत है लेकिन सहन करने की शक्ति नहीं है, तो फिर आई विल ऑलवेज जैसे अटैक मोड में आ जाते हैं, अटैकिंग, लिटिल बिट एग्रेसिव, लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्ट। जो भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी या किसी ने मुझे कुछ कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगेगा कि मैं तो चुप होने वाला नहीं हूँ, मैं तो बोलूँगा, आई विल डेफिनेटली से समथिंग। मेरे में इतनी हिम्मत है कि आई विल कंप्लेन, आई विल प्रोटेस्ट। ओके, बट थोड़ी सी सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। आई शुड बी एबल टू टॉलरेट एज वेल। दोनों की बैलेंस होनी चाहिए। और अगर सिर्फ सहन करने की शक्ति है लेकिन हिम्मत नहीं है, तो दैट चेंजेस इनटू बीइंग लाइक कावर्ड। जो डरता है उस समय वो एक व्यक्ति कहेगा कि मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, लेकिन अंदर डर है कि अगर मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ करूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऑलवेज उसका मन डर में रहता है। ये चार बैलेंसेस आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए। और इसका रिजल्ट ये है कि फिर हम अंदर की हमारी शांति, अंदर की हमारी सुख स्टेबल रहता है और हम दूसरों को वी बिकम वेरी वैल्यूएबल इन आवर रिलेशनशिप्स। दूसरों को लगेगा कि ये व्यक्ति इज़ वेरी स्टेबल, डिमांडिंग नहीं है, जजमेंटल नहीं है, एंड दे एंजॉय योर कंपनी। अगर मेरे अंदर में जैसे इमोशनली कुछ कमज़ोरी है, वीकनेस, इनर वीकनेस है, तो फिर जब हम रिलेशनशिप या इंटरेक्शन में आएंगे तो नेचुरली हम इमोशनली डिमांडिंग हो जाएंगे। मुझे कुछ रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे कुछ अटेंशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन अंदर में अगर हमारी पर्सनालिटी बैलेंस है और फिर हम रिलेशनशिप में आए, कम्युनिकेशन में आए, तो हमारी एनर्जी इज़ वेरी डिफरेंट। अंदर की जैसे सुरक्षा, इनर सिक्योरिटी होती है, और फिर यू हैव मोर टू गिव। आपकी गिविंग नेचर नेचुरली होएगी। ये आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, और जब आप बता रहे थे कि बैलेंस की बात, और आप बिल्कुल राइट हो। मेरे मन में यही आया कि कोई व्यक्ति बैलेंस में नहीं है तो हिलता जुलता है, तो others also don't enjoy that company, because फिर उनको भी जैसे उसके साथ अच्छी तरह से चलना होगा, वरना उसको लगेगा मैं कुछ कहूंगी तो वो ऐसा हो जाएगा, कुछ करूंगी तो वो ऐसा हो जाएगा। तो उसको भी, सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, इसके साथ मुझे काम नहीं करना है, इसके साथ मुझे रहना नहीं है। So people will avoid you. So मेरा ये नेक्स्ट प्रश्न ये था कि उसके बेनिफिट्स क्या है, लेकिन आपने तो अपने बैलेंसेस बताए, तो उससे तो पता चल गया कि बेनिफिट्स क्या है। जैसे आपने कहा कि अंदर की शांति और अंदर की शक्ति बनी रहती है जब हम बैलेंस में रहते हैं। और आपने जो बैलेंसेस बताए, जो जैसे कि आपने कहा कि स्वमान में रहना, निर्माण में रहना, न्यारा रहना, प्यारा रहना, दृढ़ता और धीरज का भी, और फिर हिम्मत और सहन शक्ति का भी, ये सब जैसे कि गुण है, लेकिन गुण का भी बैलेंस होना चाहिए। तो जब हम बैलेंस में रहते हैं और ये गुण होते हैं हमारे में, तो हमारा जीवन शांतिमय, सुखमय रहता है अंदर से ही। तो प्रश्न है कि ये सब जो आपने बताए कि राइट टाइम पर मैं स्वमान में रहूं, राइट टाइम पर मैं निर्माण होकर
चलूँ, स्वमान, वो अभिमान या अहंकार नहीं बन जाता है, लेकिन अंदर निर्माणता भी रहे, राइट टाइम पर मैं जैसे दृढ़ता भी रहे और धीरज भी रहे, जो भी उस समय ज़रूरत है। और जैसे कि न्यारा और प्यारा, किसी को चोट लग गई, तो उस समय मैं न्यारा बनकर नहीं चली जा सकती हूँ, लेकिन उस समय मुझे प्यारा बनना पड़ता है। तो 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि ये हमारे में गुण है, हमारे में हम कैसे और ही बढ़ाएँ, राइट? सबके पास ये थोड़े तो ये गुण होंगे ही, लेकिन और उसको कैसे बढ़ाएँ? और दूसरा प्रश्न है कि कब कैसे पता चले या क्या अंदर में हो, तो हमको पता चले कि इस बात में मुझे न्यारा बनना है या इस बात में मुझे प्यारा बनना है, इस बात में मुझे निर्माण रहना है या इस बात में स्वमान में रहना है। तो थोड़ा इस पर बताएँगे? जी। या तो इस सब का आधार एक चीज़ है। मैंने मेरे अनुभव में और जो मैंने देखा है, जो सीनियर्स योगीज़ के पर्सनैलिटी में, मेन चीज़ ये है कि अपनी अ, आत्मिक स्थिति को बढ़ानी है। कि ये जो हम पढ़ाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं राजयोग, ये ना सिर्फ मेडिटेशन है, लेकिन एट एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट उस स्थिति में रहना है कि आई एम द सोल, मैं आई एम डायमंड सोल, मैं हूँ आत्मा। उस स्थिति में हमेशा रहना है। और दूसरों को भी जब हम मिलते हैं, उसको भी देखना है कि दिस इज अ सोल। जैसे प्रकृति के बीच में चमकता सितारा, अगर इस प्रैक्टिस को हम करें, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, तो क्या होता है कि नेचुरली मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, तो फिर बुद्धि हमारी क्लियर हो जाती है। और इसका ये संबंध है कि एक तो है दिल, इफ योर हार्ट इज फुल, माइंड बिकम्स क्वाइट, माइंड इज क्वाइट, इंटेलेक्ट बिकम्स क्लियर। जब दिल फुल हो जाता है, भर जाता है, मन शांत हो जाता है और बुद्धि क्लियर हो जाती है। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस हमको बार बार इसके ऊपर ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं दिस इज द गेम चेंजर। अगर हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें, एवरीथिंग इन योर लाइफ अपग्रेड्स। और जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है और क्लियर होती है, तो फिर नेचुरली हमको ये फीलिंग आएगी कि इस बात में मुझे कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। न्यारा प्यारा बैलेंस कैसे रखना चाहिए इस सिचुएशन में, या कब दृढ़ता चाहिए है, कब हमको थोड़ा धीरज रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल अगर आप कहीं जाओ गाड़ी में, यू गो ऑन कहीं जहाँ पहले नहीं गए, तो सब क्या करते हैं? जब गाड़ी में बैठते हैं, बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग, पहले तो वो क्या कहते हैं, सतनाम। सैटनाव या गूगल मैप्स या जो भी है। और इससे इतना इजी हो गया, आपको वो स्क्रीन पे दिखाता है, और वो जो औरत है आपको बताती भी है 20 मीटर्स के बाद आपको लेफ्ट टर्न करना है, फिर 1 माइल आप चलो, फिर आपको राइट टर्न करना है। और उस पर दिखाते भी हैं, उसका मैप है, अलग अलग रोड्स दिखाते हैं, और आपकी गाड़ी का भी एक साइन होता है। और आपको क्या करना है, आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, जस्ट हैव टू फॉलो। तो नेचुरली उस स्क्रीन में 5 या 6 रोड्स हो सकती हैं, लेकिन जो आपकी रोड है, इट इज़ हाईलाइटेड, है ना? तो नेचुरली जैसे अब जो हाईलाइटेड है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट। तो ऐसे है कि जब हम आत्मिक स्थिति रियली प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारी बिहेवियर होनी चाहिए किसी सिचुएशन में, इट गेट्स हाईलाइटेड।
ऑटोमेटिकली। आपको ये सोचने की बात नहीं है, लेकिन अंदर से आपकी जैसे फीलिंग आएगी, इस समय मुझे थोड़ा धीरज रखना है, इस सिचुएशन में अभी मुझे कुछ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपकी जैसे इनसाइड अंदर की आपकी सतनाव, क्या कहते हैं, अंदर या अंदर गूगल मैप्स नेचुरली आपको फीलिंग आएगी कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन हमारी बुद्धि की क्वालिटी। अगर हमारी बुद्धि स्थिर है, शांत है और क्लियर है, तो फिर लगेगा कि ये जीवन है, इट्स लाइक ए गेम, एक खेल है, नथिंग एल्स। एक बात और ये बता दूं कि एक बार हमारे लेसन में एक बहुत अच्छी एनालॉजी आई थी कि दुनिया में 3 प्रकार की बुद्धि है, और कई लोग हैं जिनकी बुद्धि है लाइक ए बेबी, उसको कहते हैं बेबी इंटेलेक्ट। तो जिसकी बेबी जैसी बुद्धि होती है, वो व्यक्ति क्या करता है, मानो कि अगर आपके कमरे में कोई बेबी बैठी है, तो आपका ध्यान बार बार जाएगा, बेबी को नींद लग रही है, बेबी को प्यास लग रही है, बेबी को भूख लग रही है, मतलब कॉन्स्टेंटली योर अटेंशन विल गो। तो जिसकी बेबी बुद्धि होती है, वो बार बार अपसेट होता है छोटी बातों में, फिर थोड़े समय के लिए ठीक है, फिर कुछ होता है अगेन ही इज अपसेट, फिर थोड़े समय के लिए ठीक है, देन अगेन अपसेट। तो बेबी बुद्धि है, बिकॉज कांट सी द बिग पिक्चर। फिर दूसरा सिचुएशन है, दूसरा टाइप ऑफ लोग, उनकी जैसे यूथ इंटेलेक्ट होती है, युवा की बुद्धि। तो मानो कि कुछ सिचुएशन ठीक से नहीं हुई, या समथिंग हैपेंड, द प्लान चेंज लास्ट मोमेंट, होता है, इट्स लाइफ। जिसके यूथ की बुद्धि होती है, वो बहुत जल्दी सोचता है कि हुज फॉल्ट इज इट, इसको ब्लेम करना चाहिए, और वेरी इजीली वो व्यक्ति बिकम्स आर्ग्यूमेंटेटिव एंड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन सबसे ऊंची बुद्धि है, उसको कहते हैं मैच्योर इंटेलेक्ट, मैच्योर बुद्धि। तो जिसकी मैच्योर बुद्धि होती है, वो ना सिर्फ किसी सिचुएशन को देखता है, लेकिन उसके नीचे उसका राज क्या है उसको देखता है। अगर हम बात को देखते हैं, सिचुएशन, ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए, उसने ये कहा, उसको नहीं कहना चाहिए, तो फिर हम हलचल में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मैच्योर बुद्धि मानना उस सिचुएशन के नीचे फायदा क्या है, और कभी कभी फायदा छुपा हुआ होता है, वो थोड़े समय के बाद दिखाई देता है। लेकिन जिसकी मैच्योर बुद्धि होती है, वो शांत रहता है और दूसरों को भी वो शांत करता है। तो नेचुरली जिसकी मैच्योर बुद्धि है, उसको ऑटोमेटिकली पता लगेगा विच बैलेंस इज नीडेड एट विच टाइम, और ऐसा व्यक्ति सबके लिए इज वेरी वेरी वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग। Mm. उसको कहते हैं दिस पर्सन इज लाइक ए डायमंड। जब ये व्यक्ति आता है, वी फील सेफ, वी फील सिक्योर। तो डायमंड पर्सनालिटी ना सिर्फ हमारे लिए है, बट यू बिकम यूजफुल फॉर एवरीवन। तो इसका आधार यही है, आत्मिक स्थिति, कि जब हम आत्मिक स्थिति को रियली प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा ईगो है ना, ईगो कम हो जाता है। और जितना हमारा ईगो कम हो जाता है, लेस एंड लेस, तो हमारी वैल्यू ऑफ आवर लाइफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ईगो लेस, अगर जीरो ईगो हम वहां तक पहुंच जाए, गेम ओवर। No, win. You've reached the end of the game. मतलब इमोशनल गेम्स, अप्स एंड डाउन्स, Yes, game over. अपसेट होना, गुस्सा होना, फ्री फ्रॉम दैट, जीरो हम्म ईगो, वहां तक हमको पहुंचना है। हम्म हम्म हम्म। नहीं, आपने बहुत अच्छी, प्रश्न ये था कि
कैसे पता चले क्या करें, और आपने बताया कि आत्मिक स्थिति बना के रखे, तो उस उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारी बुद्धि जैसे स्थिर होगी, काम होगी, क्लियर होगी, और फिर अंदर से ही पता चल जाएगा, फीलिंग आएगी कि इस सिचुएशन में हमको क्या करना है। सो यस, आई एग्री। लेकिन उसमें और एक बात आई थिंक हमारे ऑडियंस है और हमारा भी थोड़ा कभी कभी ऐसे अनुभव होता है कि अंदर से हमने जैसे कि दृढ़ता की बात है, तो अंदर में हमको पता है कि हमको फीलिंग भी आएगी कि यस, हमको ये करना चाहिए इस सिचुएशन में। लेकिन कभी कभी उस पर चलने के लिए ताकत भी चाहिए। सो बुद्धि कहती है कि हाँ, इस सिचुएशन में हमको काम रहना चाहिए, इस सिचुएशन में हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो भी बोलेंगे तो सामने वाली व्यक्ति उसको और ही जैसा बात को बड़ी कर देंगे। लेकिन समझ तो आई कि इसमें कुछ बोलना नहीं है, फिर भी कभी कभी निकल जाता है। तो ताकत भी चाहिए कि जो अंदर से फीलिंग आती है उस पर चलने के लिए। तो वो ताकत कहाँ से आए? वैसे दो सोर्सेस हैं ताकत की, जहाँ आपको मिलती है। दो सोर्सेस हैं। तो एक तो है हमारा जो डेली प्रैक्टिस है, हम सबका डेली मेडिटेशन करना। तो एक तो है जिससे आप अपने आप को आत्मा, उस रूप को अनुभव करना, और फिर उसका साथ सेकंड स्टेप जिसको कहते हैं हम योग लगाना, परमात्मा के साथ योग। इंग्लिश में कहते हैं द जर्नी इनवर्ड, फिर जर्नी अपवर्ड, फिर जर्नी फॉरवर्ड एंड जर्नी आउटवर्ड। तो अगर हम रोज सुबह थोड़ा टाइम निकालें, अपने आप को आत्मा का सच्चा रूप को अनुभव करें और परमात्मा से शक्ति लें, मेडिटेशन रेगुलर होना चाहिए। तो मैं उसको कहता हूँ कि इट्स लाइक हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना। जैसे हम हमारे फ़ोन्स को, मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, तो ये भी इट शुड बी अ डिसिप्लिन। रोज़ सुबह परिवार को जो ड्यूटीज़ होते हैं उससे पहले, सब चीज़ों से पहले गो इनसाइड, कनेक्ट विद परमात्मा। इसके लिए मैं ये एक सिंबल दिखाता हूँ 3 फिंगर्स का। तो पहले जब हम उठते हैं सुबह, तो पहले तो ये फिंगर, ये थंब, मतलब फर्स्ट कनेक्ट विद योरसेल्फ। पहले अपने आप को याद दिलाओ, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांति, प्रेम। उसको पहले अनुभव करना है। फिर दूसरा फिंगर, कनेक्ट विद, एंगेज विद परमात्मा। अगेन, आई एम चाइल्ड ऑफ शांति सागर। उस अनुभव, उस रिलेशनशिप को अनुभव करना। फिर तीसरा है अपने फैमिली, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं, जो हमको दिन में करना है, प्लानिंग फॉर द डे। तो यूजुअली क्या होता है लोगों के लिए, स्पेशली सिटी लाइफ में, पहले 2 फिंगर का हम भूल जाते हैं। तो इमीडिएटली उठ के वी स्टार्ट एंगेजिंग विद लाइफ, मुझे क्या करना है, या मैसेजेस को चेक करते हैं। तो दिन का जैसे आधार नहीं होता फिर, अगर आधार नहीं है, अगर फाउंडेशन नहीं है, तो बिल्डिंग तो नीचे गिर जाएगी, हमारी सुख की बिल्डिंग या शांति की बिल्डिंग। तो पहले तो ये है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एज ए डिसिप्लिन, सिस्टमैटिकली। और फिर दूसरा ये है कि अपने मन, अपनी बुद्धि को ऐसे खाना, बुद्धि का खाना रोज फ्रेश देना। इसको हम कहेंगे स्पिरिचुअल स्टडी। तो हमारा तो प्रैक्टिस ये है हमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में कि रोज़ मेडिटेशन के बाद
रीड सम स्पिरिचुअल विजडम, उसके ऊपर फिर पूरा दिन सोचना, जिसको हम कहते हैं जर्निंग करना। तो आप जॉब में भी जाओ या फैमिली को आप देख रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, तो बाहर तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन अंदर आई शुड बी एक्सप्लोरिंग सम स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, जैसे बैलेंसेस पहले बताए। अब सोचो पे धीरजता, धीरज क्या होती है, पूरा दिन उसके ऊपर ध्यान देना है, व्हाट इज पेशेंस। तो जब ये हाई क्वालिटी थॉट्स हमारे होते हैं तो फिर नेचुरली बुद्धि में ये ताकत आती है। तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल स्टडी, ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं टुगेदर, इससे आत्मा को शक्ति मिलती है। और इस शक्ति की निशानी ये है कि जब आपके हैबिट्स आएंगी, गुस्से होने की हैबिट या अपसेट होने की हैबिट या सेंसिटिव नेचर की हैबिट, तो फिर आपकी बुद्धि में शक्ति होएगी उस हैबिट को कहना, ओ नो, स्टॉप इट। कि हैबिट किस का रूप में आती है? मन के रूप में। कुछ इमोशंस आते हैं मन के। और मन क्या है? मन तो जैसे एक बच्चा है। बच्चे तो बहुत स्वीट हैं, वेरी नाइस, वेरी लवली, लेकिन कभी कभी बच्चे थोड़ा मिसबिहेव भी करते हैं। तो मन बच्चा है और बुद्धि है मदर एंड फादर। अगर बुद्धि में शक्ति है तो फिर बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है। अगर बुद्धि में शक्ति नहीं है तो बच्चा नहीं मानेगा, उसको डिसिप्लिन में नहीं आएगा। तो ये इन दोनों चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। हम्म, हम्म। तो मैं थैंक यू योगेश भाई, मैं थोड़ा रिकैप करती हूँ फिर आपको और क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो आपने बताया कि डायमंड कैसा वैल्यूबल है और डायमंड लाइफ बनाने के लिए हमको बैलेंसेस चाहिए, और आपने बैलेंसेस के बारे में भी बताया। और फिर कैसे ये बैलेंसेस हम, जैसे हमारी लाइफ में ये बैलेंसेस हम कैसे लाए, वो है आत्मिक स्थिति। और आत्मिक स्थिति और फिर बुद्धि को भी हम कैसे शांत और स्थिर बनाएंगे, उसके उस आधार पर हमको क्लैरिटी भी होगी कि हम इस सिचुएशन में अभी हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और फिर वो ताकत भी कहाँ से आती है? तो वो ताकत आती है अपने आप को पहचानना कि हम कौन है, और परमात्मा से जैसे पावर लेना। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं तो आत्मा का भी चार्जिंग है, परमात्मा से बुद्धि योग लगाना। तो अभी, और आपने स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से बताया। तो एक प्रश्न आया है, एंड इफ यू वांट टू क्लैरिफाई अ लिटिल बिट मोर, बट मैं समझती हूँ आपने आंसर दिया है, लेकिन मैं पूछती हूँ। तो पूछ रहे हैं कि कोई की पर्सनालिटी, जैसे सबसर्विएंट पर्सनालिटी, एक है स्वमान की पर्सनालिटी और दूसरा है दबाव में रहने या आ जाने की पर्सनालिटी। तो वो पर्सनालिटी कैसे चेंज करे डायमंड जैसे बनाने के लिए? वो पर्सनालिटी को कैसे हम डायमंड की तरह बनाए? तो जो आपने सुनाया उस इन एडिशन आपको कुछ कहना है इस बारे में, या प्लीज? कि जब ये सबसर्वियंस की पर्सनालिटी होती है, जिसको हम कह सकते हैं डोरमैट पर्सनालिटी, तो इट्स नथिंग टू डू विद अदर पीपल, लेकिन हमारी रिलेशनशिप, माई रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। और इसके लिए ये प्रश्न है, हु एम आई, जैसे इस मैं कौन हूँ, इसका आंसर मैं क्या दे रहा हूँ, तो इसको बेटर आंसर देना है। तो फॉर एग्जांपल, हर दिन आप कुछ अलग अलग पॉइंट दो। टेक द पॉइंट फॉर एग्जांपल, आई एम ए पावरफुल सोल, मैं हूँ शक्तिशाली आत्मा, आई एम अ पावरफुल सोल। उस पॉइंट को जैसे आपकी बुद्धि में रखना, पूरा दिन कीप इट इन योर स्मृति। और जो भी हम अपनी स्मृति में रखते हैं वो हमारी जैसी स्थिति बन जाती है।
I am a powerful soul. The next day, another point. For example, I am child of God. Child of God. ऐसे इस सेंटेंस को अपनी बुद्धि में रखना, पूरा दिन उसके ऊपर सोचना, अनुभव करना, मेडिटेशन करना, कि उस पॉइंट में जो शक्ति है, जो जो जूस है, उसको निकालना है, उसकी एनर्जी निकालनी है। जब हम वीक थॉट्स रखते हैं अब अपने बुद्धि में, तो नेचुरली हमारी स्थिति वीक बन जाती है। देन अदर पीपल टेक एडवांटेज। लेकिन अगर हम पावरफुल थॉट्स रखते हैं हमारी बुद्धि में, तो हम पावरफुल बन जाते हैं। और इसके कारण, इसके लिए जो पहले कहा था कि डेली स्पिरिचुअल स्टडी वेरी नेसेसरी। स्पिरिचुअल स्टडी माना कि अपनी बुद्धि में पावरफुल थॉट्स रखनी है। यही है इसका इसका हमारी पावरफुल स्थिति बनाने के लिए इसका आधार है पावरफुल थॉट्स। एंड वाई टू डू इट, कि दो प्रकार के चैलेंजेस हैं। एक तो है बाहर की दुनिया, लोग आपको चैलेंज करेंगे, लोग आपको, इफ दे आर यूज्ड टू टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, उनका बिहेवियर ऐसे होगा। तो दूसरा है अंदर का चैलेंज, कि आपके जो हैबिट्स हैं, संस्कार हैं, वो भी आपको चैलेंज करेंगे। दैट्स वाई वी नीड द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल स्टडी, अंदर की स्थिति बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और हम अंत तक अभी पहुंच रहे हैं, मेडिटेशन भी करेंगे, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन। आपने शुरू में बताया दादियों की पर्सनालिटी, आपने अनुभव की है कि कैसे वो डायमंड जैसी पर्सनालिटी है। तो आप कुछ एक दो अनुभव बताओ जो आपने खुद ने विटनेस किया हो, और दादिया कैसे उस सिचुएशन में उसका रिस्पॉन्स, या कैसे उन्होंने अपनी डायमंड जैसी पर्सनालिटी को बताया, प्रकट किया। I mean, so many examples are there. आपने भी of course, पारुल बहन आपने भी देखे होंगे। मुझे याद है जैसे दादी प्रकाश मणि हमारी सीनियर दादी थी, तो नेचुरली शी वाज डिसीजन मेकर, और जो भी डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस देने हैं ग्रुप को, इट वाज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव। तो मुझे याद है एक बार किसी ग्रुप मीटिंग में एक व्यक्ति था, ही डिसएग्रीड विद वन डिसीजन। तो वो थोड़ा गुस्सा में आ गया, लिटिल बिट ही वाज आर्ग्यूइंग, थोड़ा कॉन्फ्रंटेशनल। तो उस टाइम दादी की तो अथॉरिटी थी, शी वाज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट शी बिकेम वेरी साइलेंट, वेरी साइलेंट। कुछ आर्ग्यूमेंट में नहीं आई, लेकिन मैं देख रहा था उस आत्मा को, शी वाज गिविंग सो मच रिस्पेक्ट, उसकी बात सुन रही थी, रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसके दिल में क्या है। नहीं देख रही थी ये गुस्सा है या इंसल्ट कर रहा है, लेकिन इस आत्मा, इसके दिल में क्या है। तो नेचुरली उसने कुछ कहा 1-2 मिनट के लिए, फिर वो शांत हो गया, बिकॉज ही हैड रिलीज्ड हिज एंगर। तो फिर दादी ने उसको मीठे भाई ऐसे बोल के, नो, शी रिस्पॉन्डेड टू हिज इश्यू, रियली रिस्पॉन्डेड, इतना प्यार से, इतना रिस्पेक्ट से, कि वो सेटिस्फाई हो गया। तो मैं देख रहा था कि ना एट दैट टाइम दादी कह सकती थी कि नो, यू ऐसे नहीं बात कर सकते, आप मेरे से ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, इतनी ह्यूमिलिटी थे कि मैं सुनूं इस आत्मा के दिल में क्या है, और फिर राइट टाइम पे रिस्पॉन्स देना। तो ही इज उनकी उसकी बुद्धि सेटिस्फाई होगी और उसका दिल भी भर गया। ये डायमंड पर्सनालिटी है कि हर एक सिचुएशन में you express the best of yourself. तो ये थी एक सीन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट सीन। थैंक यू। और लास्ट में फाइनली कुछ कहना है? आपने सोचा तो होगा इस टॉपिक पर, और कुछ ऐसी बात सोची जो अभी तक हमने वर्णन नहीं की? बस यही है कि मतलब ये जो बातें हम कर रहे हैं, और
वेडनेसडे टॉक्स जो भी होती हैं, हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, इट शुड बी टॉप ऑफ आवर प्रायोरिटी लिस्ट, है ना? अगर हम सोचें अभी 2 साल जो कोविड चला था, व्हाट इज़ द मैसेज? लाइफ क्या हमको क्या मैसेज दे रहा है कि जो भी हमारे पास है, इट कैन गो लाइक दैट। पैसे भी हैं, प्रॉपर्टी भी है, स्टेटस है, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग कैन गो इन अ मोमेंट। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में ऑलवेज होएगी, हमारी स्पिरिचुअल स्टेज, और हमारे दिल में हमने दूसरों को कितना सुख दिया, कितना प्यार दिया, हमारे कर्म कैसे हैं, our spiritual life should be at the top of our list, then should come everything else. हम्म, यही just to encourage everyone के spirituality जब उसके ऊपर ध्यान दें, everything else falls into place automatically. हम्म। तो हमारे दिनचर्या में हम कितनी प्रायोरिटी देते हैं इस स्पिरिचुअलिटी को। ऐसे नहीं कि हम काम कर लेंगे, खाना बना लेंगे, जहाँ जाना है, जो भी कुछ करना है, वे सब कुछ करके फिर हम ज्ञान और योग में थोड़ा ध्यान देंगे या इस पर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन उसको फाउंडेशन बनाना, जैसे आपने कहा, तो फिर जैसे कि हर बात ऑटोमेटिकली एक सहज हो जाएगी, एक गेम की तरह हो जाएगी। Beautifully said, थैंक यू। man, beautifully. आपके summaries are perfect. थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू योगेश भाई, आपने बहुत इजीली और बहुत जैसे सरल रीति से बताया, और ये भी कहूंगी कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। So don't think that नहीं है, definitely very good। और सब ने, मैंने भी इस पर आपने जो बताया उससे सीखा और कुछ अटेंशन पर भी आया, और मैं समझती हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी ऐसे कुछ न कुछ इस टॉक से लेंगे और जरूर अपने जीवन में कुछ धारण करेंगे। तो मैं यही एक्चुअली में एक विधि मुझे अच्छी लगती है कि कुछ भी सुनती हूँ या कुछ भी अंदर रियलाइजेशन आता है तो उसको एक पेन लेकर एक बुक में नोट करना, क्योंकि ये बातें हमारी बुद्धि से बहुत सरल इजीली चली जाती है। तो ये आज के ये टॉक के बाद आप 5 मिनट अपने आप से बैठकर थोड़ा लिखना कि आपने क्या लिया और आपके जीवन में आप क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या चीज पर आप अटेंशन रखेंगे। बहुत बातें नहीं, फिर एक ही बात ध्यान पर रखना। सो थैंक यू योगेश भाई। अभी हम मेडिटेशन करेंगे और फिर मेडिटेशन के बाद हम बताएंगे आपको कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट वीक क्या है। सो चलो हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। तो पहले आप जहां भी हो, आप अच्छी तरह से कंफर्टेबल रीति से आप बैठ जाओ। अपनी बैक को स्ट्रेट रखना, अपनी आंखें भी खुली रख सकते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा है। और अंदर से एक श्वास लेना, सो टेक अ डीप ब्रेथ इन और रिलीज करना। तो हम जब ये करते हैं तो जैसे हमारा बॉडी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो एक बार और एक ऊंडा सा श्वास लेकर उसको रिलीज कर लेना। अभी अपना अटेंशन अपनी भ्रुकुटी के बीच, आंखों के पीछे ले जाना, और वहां आप एक लाइट की तरह, एक ज्योति की तरह आप आत्मा हो। हम जो एक आत्मा है वो प्रकृति के बीच जैसे एक स्टार चमकता है ऐसे है।
तो अपना अटेंशन वो जो आत्मा में हूँ उस पर ले जाना। मैं एक आत्मा हूँ। ये शरीर जैसे कि मेरा एक चोला है, लेकिन इस चोले में मैं आत्मा रहती हूँ और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरी निजी पर्सनालिटी, निजी गुण शांति का है। अंदर में ही मैं शांत हूँ। तो चलो हम अनुभव करें ये अंदर की शांति। बहुत स्थैर्य है और मेरे विचार भी शांत और कम हो जाते हैं। इस शांति के अनुभव से बुद्धि भी शांत हो जाती है और अंदर से क्लैरिटी आती है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा बाप शांति का सागर है। और जब मैं अपनी बुद्धि वो शांति के सागर से जोड़ती हूँ तो जैसे वो शांति की लहरें अंदर और ही शांत का अनुभव कराता है। और आत्मा में शक्ति भर देता है। मैं आत्मा